लाइंस के बारे में स्टडी कर रहे थे, वैद्युत बल रेखाओं के बारे में। तो वैद्युत बल रेखाओं की डेफिनेशन तो हम लोग पढ़ चुके थे और वैद्युत बल रेखाओं की प्रॉपर्टीज़, उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको मैंने समझाने की कोशिश की। तो छोटे एग्जाम्पल्स भी दिए, बड़े एग्जाम्पल्स भी हमने आपको दिए। आज जैसा कि कल लास्ट लेक्चर में स्टार्ट कर दिया गया था, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। वैद्युत बल रेखाओं के क्या गुण होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो स्टार्ट कर दिया था हमने, एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई थी, तो एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा दूँ आपको वो वाली प्रॉपर्टी जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ ली थी। हमने आपको बताया था पहली प्रॉपर्टी कि जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं ये सदैव धन आवेश से प्रारंभ होती हैं और ऋण आवेश पर जाकर के समाप्त हो जाती है। मीन्स धन आवेश से प्रारंभ होती है और ऋण आवेश पर जाकर समाप्त हो जाती है। इसका मतलब ये है कि धन आवेश से पहले वो लाइन कहीं नहीं थी और ऋण आवेश पर जाकर समाप्त हो जाती है। मीन्स कि ऋण आवेश के बाद भी वो लाइन आपको कभी और कहीं नहीं मिलेगी। इसके बाद आपको उसी में और भी बात बताई गई थी कि जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो डिसकंटिन्यूअस कर्व होते हैं, विच्छिन्न वक्र होते हैं। विच्छिन्न वक्र ऐसे वक्रों को कहा जाता है जो एक जगह से स्टार्ट हो और दूसरी जगह पर जाकर के समाप्त हो जाए। जैसे ये एक वक्र मैंने बनाया जो कि यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ नेगेटिव चार्ज पर जाकर के फिनिश हो गया है। लेकिन आप सोचिए अगर कहीं पर कोई वक्र ऐसा बना होता तो इसमें और इसमें डिफरेंस है। ये कर्व अविच्छिन्न है, कॉन्टिन्यूअस कर्व है। आप एक बिंदु से चलना स्टार्ट करिए तो आप लगातार उसमें बार बार चक्कर लगाते रहेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर कर्व में आप चलना स्टार्ट करेंगे तो वो कर्व यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ जाकर के फिनिश भी हो जाएगा। इसके बाद दूसरे कर्व्स मिलेंगे, ये नहीं मिलेगा, ना इससे पहले ये वाला मिलेगा ना इससे बाद ये वाला मिलेगा। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था जो कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया हुआ था। आज सेकेंड पॉइंट देखते हैं, विद्युत बल रेखाओं का दूसरा क्वालिटी क्या है। तो मैं आपको बता दूं सेकेंड क्वालिटी, विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो निर्विघ्न कर्व होते हैं, निर्विघ्न वक्र होते हैं, स्मूथ कर्व। विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं निर्विघ्न वक्र, यानी कि आप इसे अंग्रेजी में लिख सकते हैं स्मूथ कर्व्स। तो विद्युत बल रेखाएं निर्विघ्न वक्र होते हैं, स्मूथ कर्व होते हैं। स्मूथ कर्व मीन्स कि कभी भी कोई भी लाइन आपको इस तरह की नहीं मिलेगी, ऐसी लाइन कभी नहीं मिलेगी कि एक लाइन ऐसे जा रही हो फिर ऐसे हो जाए। देयर विल बी नेवर एनी शार्प कॉर्नर, कोई भी शार्प कॉर्नर आपको नहीं मिलेगा, नेवर। तो कोई भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी, विद्युत बल रेखा होगी, वो एक निर्विघ्न वक्र होती है, एक स्मूथ कर्व होती है। उसमें कभी भी कोई शार्प कॉर्नर, ऐसा तीक्ष्ण किनारा, शार्प कॉर्नर को हम बोलेंगे तीक्ष्ण किनारा, उसमें कभी भी कोई तीक्ष्ण किनारा नहीं हो सकता। अच्छा, तो विद्युत बल रेखा निर्विघ्न वक्र होते हैं, इनके किसी भी बिंदु पर, इनके मीन्स विद्युत बल रेखाओं किसी भी बिंदु पर खींची गई, इनके किसी भी बिंदु पर खींची गई
स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। उस बिंदु पर उस विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो ये सेकंड पॉइंट हमने देखा कि विद्युत बल रेखाएं निर्विघ्न वक्र स्मूथ कर्व होते हैं। मींस कभी भी उनपे ऐसा तीक्ष्ण किनारा आपको नहीं मिलेगा। इनके किसी भी बिंदु पर मींस जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी मीटर गए, अगर किसी भी पॉइंट पर आप स्पर्श रेखा खींच देते हैं तो वो जो स्पर्श रेखा होगी वो उस बिंदु पर उस विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। जैसे मैं आपको इसको समझाता हूँ। ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये एक नेगेटिव चार्ज है। हमने जो फील्ड लाइंस बनाई वो फील्ड लाइंस ऐसे बनी, ये इस तरह से फील्ड लाइन बनी। नेक्स्ट फील्ड लाइन इस तरह से बनी, इसकी नेक्स्ट फील्ड लाइन इस तरह बनी। जैसा कि पॉइंट में बोला गया कि फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर किसी भी बिंदु पर अगर आप स्पर्श रेखा खींचते हैं तो उस बिंदु पर उस विद्युत क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती है वो टेंजेंट, वो स्पर्श रेखा। जैसे अगर मुझसे कोई पूछता है कि इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी, तो मुझे कुछ नहीं करना है, सिंपली बस इस पॉइंट पर एक स्पर्श रेखा खींच देनी है। इस बिंदु पर मैं एक स्पर्श रेखा खींच दूंगा ऐसे, लेकिन एरो किस तरफ लगेगा, इस तरफ या उस तरफ। तो हमेशा याद रखें जो वैद्युत बल रेखाओं की दिशा है उसी तरफ आपको एरो भी लगाना है। इस साइड में आपको एरो लगाना है। तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हुई, किधर की तरफ हुई, ये हुई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। कोई मुझसे पूछता है इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा मुझे बताइए, तो आपको कुछ नहीं करना, बड़ा सिंपल है। उस पॉइंट पर मुझे एक स्पर्श रेखा ड्रॉ कर देनी है, तो इस बिंदु पर मैं एक स्पर्श रेखा खींच देता हूँ। अब एरो किस तरफ पुट करना है, इधर लगाना है या इधर लगाना है। तो मैंने आपको बताया जो विद्युत बल रेखाओं की दिशा है एरो भी उसी तरफ आपको लगाना है। तो इस साइड में एरो लगा देना है। ये डायरेक्शन, ये जो डायरेक्शन है वो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है। अगर आपसे कोई पूछता है कि इस पॉइंट पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बताइए, वेरी सिंपल, आपको इस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींच देनी है। इस तरह से एक टेंजेंट आपको ड्रॉ कर देनी है। एरो किस तरफ लगाएंगे, इस साइड में लगाएंगे या इस तरफ लगाएंगे। तो अगर आप इस तरफ एरो लगा देंगे तो वो तो इसकी डायरेक्शन के अपोजिट हो जाएगा। तो एरो इस तरफ नहीं लगाना हमको इसी की डायरेक्शन में एरो पुट करना है यहाँ पे। तो हम इस जगह पे एरो लगा देंगे। इस तरह से इस बिंदु पर यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या है, उसकी डायरेक्शन इधर की तरफ है। तो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होगी वो हम ये नहीं कहेंगे कि इधर की तरफ होगी, नहीं, किसी भी बिंदु पर ये इधर की तरफ होगी, किसी बिंदु पर इधर की तरफ होगी, किसी पॉइंट पर ऐसे होगी। तो कभी भी किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर पता लगानी है तो आप विद्युत बल रेखा जो खींची गई हो उसके उस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा ड्रॉ कर दीजिए। वो स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा आपको बताएगी। इसमें एक चीज मैं और आपको बता देना चाहता हूँ। आपको याद होगा कि विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर जो धन आवेश रखा होता है, विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी भी बिंदु पर अगर कोई पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है तो उस पर लगने वाले बल की दिशा भी वही होती है जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है। इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जामिनेशन में कि इस पॉइंट पर अगर कोई टेस्ट चार्ज हम रखेंगे, धन परीक्षण आवेश रखेंगे, तो उस पर लगने वाले बल की दिशा क्या होगी। तो
बेटा अगर आप धन परीक्षण आवेश रखेंगे तो उस पर लगने वाले बल की दिशा वही होगी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है, तो ये बल की दिशा को भी रिप्रेजेंट करेगा। तो आपको याद रखना है सेकंड पॉइंट में कि किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्शरेखा उस बिंदु पर उस विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है और उसके साथ साथ उस बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को भी प्रदर्शित करती है। फिर से उस बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश की दिशा को भी प्रदर्शित करती है। ठीक है, सो दिस इज योर सेकेंड पॉइंट। थर्ड प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी मैं फिर से आपको बता दूं कि इनके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्शरेखा उस बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। आप ये भी यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, थर्ड पॉइंट जो आपका पॉइंट है, दिस इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो क्या है ये? थर्ड प्रॉपर्टी में आपको बताया जाएगा कि जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी। क्यों नहीं काटेगी? आप उसका जवाब सुनिए। देखिए, अगर ये विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटेगी, अगर विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काट देती हैं, सपोज कि दो विद्युत बल रेखाओं ने एक दूसरे को ऐसा काट दिया, एक ये फील्ड लाइन है, एक ये फील्ड लाइन है, और दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया, तो इंटरसेक्शन वाले पॉइंट पर थोड़ा ध्यान से देखें, जिस बिंदु पर दोनों बल रेखाओं ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है, काटा हुआ है, उस बिंदु पर आपने अभी अभी एक सेकेंड पॉइंट पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग आप मुझे बता सकते हैं कि इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी। अथवा अगर इस बिंदु पर मैं एक धन परीक्षण आवेश रख दूं तो उस पर लगने वाले बल की दिशा क्या होगी? दोनों की दिशा सेम है। तो अगर दो बल रेखाएं एक दूसरे को काटेगी तो उनके कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी, या उनके कटान बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा क्या होगी। तो अब आप भी बोलेंगे कि सर आप इस पर स्पर्शरेखा खींच दीजिए। तो बेटा यहाँ तो दो बल रेखाएं हैं, हम एक स्पर्शरेखा तो इस बल रेखा पर खींच सकते हैं, एक स्पर्शरेखा मैं इस बल रेखा पर खींच सकता हूँ। इस तरह से इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की एक दिशा ये होगी और एक दिशा ये होगी, और अगर यहाँ पर कोई धन परीक्षण आवेश रखा है तो इस पर लगने वाले बल की भी दो दिशाएं होगी, एक दिशा ये होगी और एक दिशा ये होगी। अब आप देख सकते हैं दैट फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बल तो एक सदिश राशि है और किसी भी बिंदु पर बल की दिशा तो एक ही होनी चाहिए, और यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में बल की दिशा तो दो हो गई। एक पॉइंट चार्ज पर लगने वाले बल की दो दिशाएं हैं जो कि पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है, असंभव है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक बिंदु पर लगने वाले बल की दो दिशाएं हो जाए, ऐसा असंभव है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। इस वजह से दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं। तो क्या हमारा नियम बना कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदित नहीं करती, क्योंकि यदि वे प्रतिच्छेदित करेगी तो उनके कटान बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दो दिशाएं होंगी जो कि असंभव है। नोट कर लेते हैं इस पॉइंट को। विद्युत बल रेखाएं विद्युत बल रेखाएं परस्पर कभी नहीं काटती हैं, क्योंकि यदि वे काटेंगी तो कटान
बिंदु पर रखे कटान बिंदु पर रखे धन परीक्षा आवेश पर लगने वाले बल की दो दिशाएं होंगी जो कि असंभव है। फिर से एक बार कि विद्युत बल रेखाएं परस्पर कभी नहीं काटती हैं, क्योंकि यदि वे काटेंगी तो कटान बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दो दिशाएं होंगी, अभी आपने फिगर में देखा, जो कि असंभव है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जामिनेशन में भी कभी कभी पूछा जाता है, क्वेश्चन बन के आता है इसका कि विद्युत बल रेखाएं, दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, क्यों? उस समय आपको ये जवाब याद आना चाहिए कि विद्युत बल रेखाएं परस्पर कभी नहीं काटती हैं, क्योंकि यदि वे काटेंगी तो कटान बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दो दिशाएं होंगी जो कि असंभव है, इसलिए विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट होगा विद्युत बल रेखाओं का, तीसरी प्रॉपर्टी अभी आपने देखी, इसके बाद जो इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी, फोर्थ प्रॉपर्टी इसकी, वो उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट वो भी है। मैं आपको बता दूं कि विद्युत बल रेखाओं की संख्या जिस स्थान पर ज्यादा होगी, विद्युत बल रेखाओं की संख्या जिस स्थान पर ज्यादा होगी वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा प्रबल होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, और विद्युत बल रेखाएं जहां दूर दूर होंगी वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कमजोर होगी, वीक होगी। एक बार फिर से मैं बता दूं, जिस स्थान पर विद्युत बल रेखाएं पास पास होंगी उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक, तथा जिस स्थान पर विद्युत बल रेखाएं दूर दूर होंगी उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वीक होगी, कम होगी। तो नोट कर लेते हैं इस पॉइंट को, जिस स्थान पर विद्युत बल रेखाएं, जिस स्थान पर विद्युत बल रेखाएं पास पास होती हैं, जिस स्थान पर विद्युत बल रेखाएं पास पास होती हैं उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र प्रबल, प्रबल मीन्स स्ट्रॉन्ग, उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र प्रबल तथा जिस स्थान पर विद्युत बल रेखाएं दूर दूर होती हैं, दूर दूर होती हैं, उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र दुर्बल, दुर्बल मीन्स वीक, विद्युत क्षेत्र दुर्बल, वीक होता है। तो एक बार फिर से मैं पढ़ दूं कि जिस स्थान पर विद्युत बल रेखाएं पास पास होती हैं उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र प्रबल, स्ट्रॉन्ग होगा, और जिस स्थान पर विद्युत बल रेखाएं दूर दूर होती हैं उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र दुर्बल होगा, वीक होगा। कैसे? तो चलते हैं, इसको भी एक फिगर के जरिए से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने देखा, बाई चांस मैं मान लेता हूं कोई भी एक चार्ज है, सपोज कि ये एक पॉजिटिव चार्ज है और इससे विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, ऐसा हमने पढ़ा हुआ है
कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा बाहर की तरफ निकलती हैं। इसकी कहीं पर भी नेगेटिव चार्ज होगा, ये उस तरफ जा रही है सारी फील्ड लाइंस इस तरह से। अब आप यहां पर देख सकते हैं कि जो वैद्युत बल रेखाएं हैं उनमें आप थोड़ा सा गौर करें कि ये वैद्युत बल रेखाएं, एक अगर मैं ये वाला पॉइंट ले लेता हूं और एक मैं यहां पर एक पॉइंट ले लेता हूं, सपोज इस पॉइंट का नाम है ए और इस पॉइंट का नाम मैंने रखा बी। ये बिंदु ए है और ये वाला बिंदु बी है। आप देख सकते हैं कि बिंदु ए या बिंदु बी में से किस बिंदु पर विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के नजदीक नजदीक हैं, पास पास हैं, समीप हैं। तो बिंदु ए और बिंदु बी में से बिंदु ए पर वैद्युत बल रेखाएं अत्यंत समीप हैं, लेकिन बी ए की तुलना में बिंदु बी पर विद्युत बल रेखाओं के बीच की दूरी ज्यादा है। अभी अभी हमने क्या लिखा, जिस स्थान पर विद्युत बल रेखाएं पास पास होती हैं उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र प्रबल होता है, स्ट्रॉन्ग, और जिस स्थान पर विद्युत बल रेखाएं दूर दूर होती हैं उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र दुर्बल होता है, वीक होता है। मीन्स बिंदु ए पर विद्युत बल रेखाएं पास पास हैं तो यहां का विद्युत क्षेत्र स्ट्रॉन्ग होगा, E at A strong and electric field intensity at B will be weak। बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता स्ट्रॉन्ग होगी, बिंदु बी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वीक होगी, कमजोर होगा। आप इसे कुछ ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर एक छोटा सा एरिया, एक छोटा सा रिंग मैं यहां पर रखता हूं, रिंग, इतना बड़ा रिंग मैंने यहां पर रखा, देखिए इतना बड़ा सा रिंग रखा और इतना ही बड़ा रिंग मैं यहां पर भी आकर के रखता हूं। देखिए इतना बड़ा रिंग मैंने यहां रखा और उतने ही साइज का रिंग मैंने यहां रखा। अब आप बेटा देख सकते हैं कि जब वो रिंग मैंने यहां रखा था तो इस रिंग से पास होने वाली इलेक्ट्रिक लाइंस कितनी थी, तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी। और जब वही वाला रिंग मैंने यहां रखा तो उस रिंग से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस केवल और केवल एक। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि इस स्थान पर विद्युत क्षेत्र की रेखाएं अत्यंत पास पास हैं, विद्युत बल रेखाओं की क्राउडिंग ज्यादा है, भीड़ ज्यादा है उनकी, और यहाँ पर विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे से दूर दूर हैं, क्राउडिंग कम है, भीड़ कम है उनकी। तो जहां पर क्राउडिंग ज्यादा वहां पर विद्युत क्षेत्र स्ट्रॉन्ग, और जहां पर क्राउडिंग कम उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र वीक होगा। एक चीज मैं और आपको बता दूं, इससे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नहीं मिलती, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हमको नहीं मिलती, उसका मान नहीं मिलता हमको, लेकिन हमको एक कंपैरिजन मिलता है, सिर्फ एक तुलनात्मक पिक्चर मिलता है, मुझे तुलनात्मक चित्र मिलता है कि इन दो स्थानों में से किस स्थान पर विद्युत क्षेत्र ज्यादा प्रबल होगा और किस स्थान पर विद्युत क्षेत्र दुर्बल होगा, मुझे सिर्फ इतनी बात पता चलती है। तो ये भी आपको याद रखना है, दिस इज द फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट 5 नंबर प्रॉपर्टी पे चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की 5th प्रॉपर्टी, ये भी प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है, आप फिगर भी बना लिया करें। 5th प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या होती है। तो मैं 5th प्रॉपर्टी के लिए आपको बता दूं कि अगर कोई भी सरफेस जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं या उस सरफेस पर जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाकर एंटर कर रही हैं, वैद्युत बल रेखाएं चाहे किसी सरफेस, चार्ज सरफेस से बाहर निकले या किसी चार्ज सरफेस पर एंटर करें, हर बार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो सरफेस के साथ लंबवत होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए ही उसके साथ वो होंगी। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि धनावेश से बाहर निकलते समय तथा ऋण आवेश पर प्रवेश करते समय विद्युत बल रेखाएं सदैव आवेश की सतह पर लंबवत होती हैं।
धनावेश से बाहर निकलते समय, धनावेश से बाहर निकलते समय तथा ऋण आवेश पर प्रवेश करते वक्त विद्युत बल रेखा सदैव आवेश की सतह पर लंबवत होती है। फिर से एक बार देखें, धनावेश से बाहर निकलते समय की बात हो कि वो लाइंस धनावेश से बाहर आ रही है या ऋणावेश पर प्रवेश करते वक्त है। हर बार जो विद्युत बल रेखा होगी वो आवेश की सतह पर लंबवत होती है। कैसे, इसको भी आप देखिए कि आखिरकार ये पॉइंट में आपको क्या बताने की कोशिश की गई है। बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज की अपनी सरफेस है, ये एक नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज की सरफेस है। आप जानते हैं कि धन आवेश से विद्युत बल रेखाएं बाहर निकलती हैं और ऋण आवेश पर जाकर के समाप्त हो जाती हैं। तो जो विद्युत बल रेखा होगी, एक लाइन तो मैं ऐसे ही बना सकता हूं, ये फील्ड लाइन बना दी। आप देखिए ये जो लाइन है वो इसकी सरफेस के साथ में 90 डिग्री का एंगल बना रही है, इसकी भी सरफेस के साथ में 90 डिग्री एंगल बना रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो भी होगी वो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, उसकी सरफेस के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए ही रहेगी। अब जैसे मैं यहां से दूसरी लाइन की बात करता हूं, ये निकलते वक्त या एंटर करते वक्त दोनों टाइम ये सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। उसके बाद उसका क्या होता है वो फील्ड लाइन की शेप पर डिपेंड करेगा। ये इसके बाद शेप इसकी ऐसी हो जाएगी, जैसे यहां पर है तो यहां पर ये लाइन ऐसे स्टार्ट होगी, इस जगह पर ये लाइन ऐसे स्टार्ट होगी, बिल्कुल सरफेस से परपेंडिकुलर, सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए। उसके बाद लाइन जाके टर्न हो जाएगी, ये अलग बात है। यहां पर भी सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए लाइन निकलेगी, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए ये लाइन ऐसा बाहर निकलेगी। यहां पर भी 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए लाइन अंदर प्रवेश करेगी तो ये जाके ऐसे हो जाएगी। यहां पर लाइन ऐसे 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए सरफेस के साथ आप देखिए 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए लाइन है। उसके बाद वो आगे जाकर के ऐसी हो जाएगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की शेप होगी। तो आपको हमेशा याद रखना है, चाहे लाइन धनावेश से बाहर निकले या ऋणावेश पर जाकर के प्रवेश करे, हर वक्त वो पॉजिटिव चार्ज हो नेगेटिव चार्ज हो, उनकी सरफेस के साथ में 90 डिग्री का एंगल ही बनाते हुए रहेगी। कभी भी फील्ड लाइन कभी भी ऐसी नहीं हो सकती जो कि सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रही है, ये वाली फील्ड लाइन पॉसिबल नहीं है। तो धनावेश से बाहर निकलते वक्त हो या ऋणावेश पर प्रवेश करने की बात हो, हर वक्त जो विद्युत बल रेखा होगी वो आवेश की सतह पर लंबवत होगी। इट विल मेक एन एंगल 90 डिग्री विद द सरफेस ऑफ चार्ज। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। सो दिस वाज द 5 नंबर प्रॉपर्टी और इसके बाद 6th प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं हम लोग। ये वाली फील्ड लाइन पॉसिबल नहीं होगी, सरफेस के साथ हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए ही फील्ड लाइन पॉसिबल हो सकती है और इसका हमारे पास एक प्रूफ भी है। सो बिफोर स्टार्टिंग पॉइंट नंबर 6 लेट मी टेल यू द प्रूफ कि क्यों आखिरकार ऐसा होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो आवेश की सतह पर लंबवत होती है। मैं आपको इसका प्रूफ करके दिखा देता हूं। यहां पर देख सकते हैं आप इसका प्रूफ। सपोज कि ये एक सरफेस है, चार्ज्ड सरफेस,
ये एक चार्ज सरफेस है जिस पर बहुत सारे चार्जेस हैं। अब इसकी सरफेस पर बाई चांस मैंने मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, मैंने परपेंडिकुलर नहीं माना। अगर परपेंडिकुलर होना होगा या होती होगी तो कैलकुलेशन से आ जाएगा। तो मैंने मान लिया कि ये एक चार्ज सरफेस है, इसको हमने ऐसा चार्ज किया है तो इसका चार्ज एक समान रूप से इस तरीके से वितरित हो गया है। डिस्ट्रीब्यूशन में आप पढ़ चुके हैं कि चालक सतह को दिया गया चार्ज उसकी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। और मैंने मान लिया कि इसके सरफेस के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, लंबवत नहीं है। ये सरफेस पर टेंजेंट मैंने बना दी। हमने ये भी माना कि सरफेस के साथ ये एंगल बनाता है थीटा। सरफेस के साथ इसका एंगल कितना इलेक्ट्रिक फील्ड का? थीटा है। परपेंडिकुलर नहीं है, यही तो हमको प्रूव करना है कि परपेंडिकुलर होगा। तो मैंने एंगल थीटा मान लिया। अब अगर सरफेस के साथ में ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी थीटा एंगल बनाती है तो हम इसके दो घटक बना सकते हैं बेटा। एक घटक इस तरफ होगा अलोंग सरफेस, आप कंपोनेंट बनाना जानते हैं, जिस तरफ एंगल थीटा होता है उस तरफ ई कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर होगा, इसके लंबवत होगा इधर की तरफ। ये कंपोनेंट क्या होगा? ई साइन थीटा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के दो घटक बने। फिर से मैंने माना कि जो वैद्युत क्षेत्र है वो आवेशित सतह के लंबवत ना होकर उस सतह से थीटा कोण बनाता है। उस सिचुएशन पे हम इस विद्युत क्षेत्र के दो घटक बना सकते हैं, ई कॉस थीटा और ई साइन थीटा। अब अगर ये दो घटक बना सकते हैं, यहां पर जो भी पॉजिटिव चार्ज होगा, अगर इस पॉइंट पर बेटा ये वाला पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शंस हैं, एक डायरेक्शन ये है, एक डायरेक्शन ये है। इसके तो हमने कंपोनेंट बना लिए, तो अब ये नहीं है, एक डायरेक्शन ई कॉस थीटा की तरफ और एक डायरेक्शन ई साइन थीटा की तरफ। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं, यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज वाले बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र एक इस तरफ है ई कॉस थीटा और वैद्युत क्षेत्र इस तरफ है ई साइन थीटा। तो धन आवेश विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, इस पर लगने वाला बल कितना होगा? तो बेटा आप भी मुझे बताएंगे कि सर इधर की तरफ जो बल लगेगा, आपको याद होगा कि इसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर अगर कोई आवेश रखते हैं तो उस पर कितना बल लगने लगता है। तो उस आवेश और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के गुणनफल के बराबर बल लगता है। तो इस आवेश पर इस दिशा में लगने वाला बल Q नॉट इंटू ई कॉस थीटा, और इस आवेश जो कि Q नॉट चार्ज यहां रखा हुआ है, इस आवेश पर इस दिशा में लगने वाला बल क्या होगा? इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में लगने वाला जो फोर्स होगा वो होगा Q नॉट ई इंटू साइन थीटा, इतना फोर्स आ जाएगा। अब फिर से इतनी चीजें हमने कर ली। अब मुझे एक बात आप बताइए कि जब किसी चालक सतह को हम चार्ज देते हैं, आपने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस पढ़ा हुआ है, जब किसी कंडक्टिंग सरफेस को हम चार्ज देते हैं तो वो चार्ज क्या करता है? क्या वो चार्ज सतह पर ऐसे चलता रहता है, उसके सरफेस पर ऐसा घूमता रहता है, चलता रहता है, या अपनी अपनी जगह पर बराबर बराबर दूरी पर स्थिर हो जाता है? क्या करता है बताइए मुझे। तो आप लोगों का जवाब होगा कि सर वो चार्ज चलता नहीं है, वो चार्ज जैसे ही देते हैं सतह पर आकर बराबर बराबर दूरी पर अपने आप को सेटल कर लेता है, स्थिर कर लेता है। मीन्स ये चार्ज ना इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, ये वाला चार्ज किसी तरफ नहीं जा रहा है। अब फिर से सोचने वाली बात है बेटा, इस चार्ज पर इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, उधर भी नहीं जा रहा है। इस चार्ज पर सतह पर इस इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, लेकिन ये वाला चार्ज Q नॉट चल के ऐसा यहां भी तो नहीं आ रहा है, क्योंकि सतह को दिया गया चार्ज कैसा हो जाता है? स्थिर हो जाता है। तो ये चार्ज ऐसा चल के यहां भी नहीं आ रहा है। बेटा अगर ये चार्ज ऐसे चल के यहां नहीं आ रहा है, इसका मतलब है इधर की तरफ लगने वाला फोर्स इस पर कैसा होगा? शून्य।
कि क्योंकि अगर ये फोर्स शून्य नहीं होता तो ये चार्ज चल के थोड़ा सा इधर आ जाता, क्योंकि ये चार्ज आपस में इक्वल डिस्टेंस पर सेटल्ड है। ये चार्ज इधर नहीं चलता है। इट मीन्स इस चार्ज पर इधर की तरफ लगने वाला फोर्स भी कैसा है? शून्य, जीरो है। तो क्यों ना हम इस फोर्स को जीरो करके देख लें। F इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू जीरो। क्यों जीरो? क्योंकि ये चार्ज जब भी हम किसी चालक को चार्ज देते हैं उसके सतह पर आकर बराबर दूरी पर वो स्थिर हो जाता है, सतह पर ऐसा चलता नहीं है। तो बल लग रहा है इस तरफ लेकिन फिर भी वो सतह पर नहीं चलता। इसका मतलब क्या है? इस पर लगने वाला ये वाला बल कैसा होगा? शून्य। तो मैंने फोर्स को कैसा कर दिया? शून्य के बराबर कर दिया मैंने फोर्स को। Q नॉट इंटू ई इंटू कॉस थीटा। अब Q नॉट और E तो जीरो हो नहीं सकते क्योंकि Q नॉट चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो नहीं हो सकता, इसलिए cos थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? जीरो। ये सब इधर आके भाग में आ जाएंगे। एंड when cos थीटा इज इक्वल टू जीरो देन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इट मींस ये जो इसकी सतह के साथ थीटा कोण वैद्युत क्षेत्र बनाता है, ये वैद्युत क्षेत्र का एंगल सतह के साथ कितना है? 90 डिग्री का एंगल है। तो एंगल थीटा किसके बराबर है? 90 डिग्री के बराबर है। अब क्लियर है कि किसी भी सतह पर जो वैद्युत चार्ज की सतह पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है इट विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये हमेशा ही सतह के लंबवत होगी। ये हमारे पास इस बात का प्रूफ है। तो मैं फिर से याद दिला दूं कि धन आवेश से बाहर निकलते वक्त और ऋण आवेश पर जब लाइन जाकर ऐसे एंटर करती है उस पर जाकर टर्मिनेट होती है तो दोनों चार्जेस की सतह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एंगल 90 डिग्री का ही होगा। वो कभी भी इस तरह की तिरछी लाइन नहीं हो सकती और इस बात का ये हमारे पास प्रूफ है। तो आप इसे नोट कर लीजिए, मैं इसको अब इरेज कर दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 की ओर। ओके, आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा इसको। प्रूफ जरूर याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है। कोई अगर पूछता है तो आप उसको प्रूफ सहित बता सकते हैं कम से कम। एंड नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6। 6 नंबर पॉइंट काफी इंटरेस्टिंग हमको जानकारी देता है। 6 नंबर पॉइंट पे ये कभी कभी हमारे मन में क्वेश्चन आ सकता है कि जो चार्ज से फील्ड लाइंस ऐसा निकलती हैं पॉजिटिव चार्ज से और नेगेटिव चार्ज पे जाके फील्ड लाइंस एंटर करती है, तो हमें कभी मन में क्वेश्चन आ सकता है कि एक चार्ज से कितनी फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं, या अगर नेगेटिव चार्ज है तो कितनी फील्ड लाइंस उसके अंदर जाकर के टर्मिनेट हो जाती है। देखिए, इसके लिए हमको, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमको दिखती नहीं है तो इसका कोई एग्जैक्ट आइडिया हमको नहीं है, इसका कोई भी एग्जैक्ट आइडिया हमको नहीं है, बट हम इसको एज्यूम कर सकते हैं। इसके बारे में गॉस ने बताया कि किसी भी अगर एक कूलॉम का चार्ज है, गॉस ने बताया कि अगर एक कूलॉम का चार्ज है तो धन चार्ज अगर एक कूलॉम का है तो उससे 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट 1 upon epsilon naught means 1 upon 8.85 into 10 to the power minus 12 वैद्युत बल रेखाएं बाहर निकलती हैं। बट ये कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं है, उन्होंने अपनी कोई कैलकुलेशन करके इसको दिया, लेकिन ये कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं है, ये सिर्फ एक हमारा सोच है, हमारी थिंकिंग है। तो क्या उन्होंने बताया कि किसी एक कूलॉम के धन आवेश से निकलने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट मींस 1 अपॉन 8.85 into 10 to the power minus 12 होती है। तो नोट कर लेते हैं अब इसको। किसी भी एक कूलॉम के बिंदु आवेश से, किसी भी एक कूलॉम के बिंदु आवेश से
किसी भी एक कूलॉम के आवेश आप कर लें केवल, किसी भी एक कूलॉम के आवेश से निकलने वाली, एक कूलॉम के धन आवेश कर लीजिए, से निकलने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या, कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या 1/ε0 मीन्स 1/8.85 into 10⁻⁻12 होती है। फिर से मैं पढ़ दूं पॉइंट कि किसी भी एक कूलॉम के धन आवेश से निकलने वाली, अगर ऋण आवेश होगा तो प्रवेश करने वाली बोल देंगे, धन आवेश से निकलने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या 1/ε0 मीन्स 1/8.85 into 10⁻⁻12 होती है। ये हमारा एक एजम्पशन है, ये हमारी मान्यता है, हमारी कल्पना है। आप देखें ये डिनोमिनेटर में है 10⁻⁻12, जब ये न्यूमरेटर में जाएगा तो ये 10⁻+12 बन जाएगा, 10⁻+12 बन जाएगा। तो ये बहुत बड़ा नंबर आएगा, 10⁻+12 का ऊपर होना बहुत बड़ा नंबर आएगा। इट मीन्स एक कूलॉम का अगर चार्ज है तो उससे 1/ε0 मीन्स 1/8.85 into 10⁻⁻12 फोर्स लाइन्स, फील्ड लाइन्स उससे निकलती हैं। अगर नेगेटिव चार्ज है तो इतनी बल रेखाएं उसमें प्रवेश नहीं करती हैं। तो एक ये भी पॉइंट है जो कि काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है आपका। ओके, इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7। पॉइंट 7 and 8 ये दो पॉइंट आपके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। कैसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं? इनमें से क्योंकि यही पॉइंट आपको दो चार्जेस के बीच में आकर्षण और दो चार्जेस के बीच में प्रतिकर्षण को एक्सप्लेन करके बताएंगे। क्या है 7 नंबर पॉइंट? देखते हैं। 7 नंबर पॉइंट ये है कि जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं, विद्युत बल रेखाएं एक खिंचे हुए रबर के समान व्यवहार करती हैं। विद्युत बल रेखाएं एक खिंचे हुए रबर के समान व्यवहार करती हैं। कैसे खिंचे हुए रबर के समान व्यवहार करती हैं? खिंचा हुआ रबर, जैसे आपके पास कोई रबर है और उस रबर को, इतना लंबा रबर है, उस रबर को आप ऐसा खींच देते हैं तो ये खिंचा हुआ रबर हो गया। उसके बाद आप उसको ऐसा भी कर देते हैं तो वो रबर की शेप ऐसी आ जाएगी। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो एक खिंचे हुए रबर की तरह बिहेव करती है। खिंचे हुए रबर की तरह बिहेव करने का क्या मतलब है? खिंचे हुए रबर की तरह बिहेव करने का बेटा ये मतलब है, आप खुद सोच सकते हैं कि अगर एक रबर को खींचकर हम उसको ऐसा कर देंगे तो उसकी शेप ऐसी आ जाएगी। अब वो खिंची हुई रबर क्या करना चाहती है? वो खिंची हुई रबर क्या करना चाहेगी? आप खुद सोचिए। वो खिंची हुई रबर फिर से अपनी इनिशियल लेंथ को फाइंड करना चाहेगी, फिर से अपनी पुरानी लंबाई में आना चाहेगी और इसके लिए वो दोनों एंड पर, दोनों तरफ क्या करेगी? दोनों तरफ ऐसा फोर्स लगाएगी। जैसे मैं यहां पर फिगर बना के आपको बताता हूं कि ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। जो भी फील्ड लाइन होगी, जैसे ये फील्ड लाइन है तो ये फील्ड लाइन की डायरेक्शन है, वैद्युत बल रेखा की दिशा है, लेकिन इस पर इधर की तरफ ऐसा फोर्स लगेगा अगर ये खिंची हुई रबर है तो, और ये रबर इसको इधर की तरफ खींचेगी तो ये फील्ड लाइन की डायरेक्शन है। डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन, ये डायरेक्शन फोर्स की है। क्योंकि आप खुद सोचिए, रबर अगर खिंचा हुआ होगा, अगर आपने रबर ऐसे खींच के रखा है तो आपके इस हाथ पर रबर ऐसा फोर्स लगाएगी और इस हाथ पर रबर इस तरफ फोर्स लगाएगी। अब अगर मैंने इसको ऐसा भी कर दिया तो भी अगर ये खिंची हुई रबर के समान है, ऐसे भी मैंने कर दिया तो भी ये खिंचे हुए रबर के समान है। और खिंची हुई रबर आप समझते हैं क्या करना चाहती है? इट वांट्स टू रिड्यूस इट्स लेंथ, वो अपनी लंबाई को छोटा करना चाहती है। और कितना छोटा करना चाहती है? आंसर उतना छोटा करना चाहती है जितनी वो शुरुआत में थी।
जितनी वो प्रारंभ में थी। तो ये जो रबर है ये फिर से अपनी लंबाई को छोटा करना चाहती है। अब ध्यान से समझिएगा, मैंने एक चार्ज प्लस लिया, एक चार्ज माइनस लिया और यहां पर एक दूसरे को रखा, इनके बीच फील्ड लाइंस बनी। वो फील्ड लाइंस एक खींचे हुए रबर के समान व्यवहार करती हैं। इसका मतलब वो अपनी लंबाई को क्या करना चाहती है? तो आंसर है वो अपनी लंबाई को छोटा करना चाहती है। छोटा करने के लिए क्या करेंगी? वो इस चार्ज को इधर खींचेंगी और इस चार्ज को इधर की तरफ खींचेंगी। तो हमने जैसे ही एक प्लस रखा और एक माइनस चार्ज रखा, हमने क्या देखा कि ये प्लस इधर जा रहा है, माइनस इधर जाने लगता है। प्लस और माइनस दोनों एक दूसरे की तरफ जाने लगते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें तो फील्ड लाइन दिखती नहीं है। खींचे हुए रबर के समान फील्ड लाइन व्यवहार करती हैं और वो एक दूसरे को अपनी ओर खींचती है ताकि फिर से इनकी लंबाई उतनी ही हो जाए। लेकिन जब ये खींचती है तो हमको चार्ज एक दूसरे की ओर जाते हुए दिखते हैं। हमको उनके बीच में बल रेखा तो दिखती नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमको दिखती नहीं है, तो बल रेखा नहीं दिखती। लेकिन प्लस माइनस की तरफ और माइनस प्लस की तरफ जाना स्टार्ट हो जाता है। तो बाहर से हम देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि प्लस माइनस की तरफ जा रहा है और माइनस प्लस की तरफ जा रहा है। तो हम कहते हैं कि दोनों चार्जेस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, दोनों चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हमने क्या देखा कि जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो एक खींचे हुए रबर के समान व्यवहार करती हैं, जिसकी वजह से वो अपनी लंबाई को पुनः छोटा करना चाहती हैं और इसलिए वो धन और ऋण आवेश को एक दूसरे के नजदीक खींचना शुरू करती हैं। इससे दो विपरीत आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण बल की भी व्याख्या हो जाती है। तो हम चाहें तो 7th पॉइंट अब अपना नोट कर सकते हैं कि विद्युत बल रेखाएं एक खींचे हुए रबर के समान व्यवहार करती हैं। एक खींचे हुए रबर के समान व्यवहार करती हैं, जिससे दो विपरीत आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण बल की व्याख्या हो जाती है। आकर्षण बल की व्याख्या होती है। फिर से एक बार बता दूं कि एक चार्ज पॉजिटिव है, एक चार्ज नेगेटिव है, इनके बीच जो भी फील्ड लाइन बनी वो फील्ड लाइन एक खींचे हुए रबर के समान व्यवहार करती है। और मेरे सारे स्टूडेंट जानते हैं कि अगर एक रबर को पकड़ के खींच दिया जाए तो वो फिर से क्या करना चाहेगी? वो फिर से अपनी लेंथ को छोटा करना चाहेगी और उसके लिए वो इधर वाले और इधर दोनों एंड को अपनी तरफ खींचेगी। अब यहाँ पर हमने जब एंड खींचेगी तो एंड ऐसे जाना शुरू हो जाएंगे। सिमिलरली अगर एक प्लस रखा और एक माइनस रखा तो इनके बीच जो फील्ड लाइन बनेगी वो भी एक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग खींचे हुए रबर के समान व्यवहार करेगी, जिसकी वजह से वो रबर अपनी लंबाई को छोटा करना चाहती है, इसलिए ये इसको इधर की तरफ खींचेगी, इस चार्ज को इधर खींचेगी। तो हम बाहर से देखेंगे तो हमको दोनों चार्ज एक दूसरे की ओर जाते दिखेंगे और हम बोलते हैं कि दोनों विपरीत चार्ज एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये फील्ड लाइन नहीं दिखती, हमें बस इतना दिखता है कि ये चार्ज प्लस माइनस की तरफ जा रहा है, माइनस प्लस की ओर जा रहा है। तो हम सोचते हैं कि दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। वही मैंने लिखा कि विद्युत बल रेखाएं खींचे हुए रबर के समान व्यवहार करती है, जिससे दो विपरीत आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण बल की व्याख्या हो जाती है। ओके, सो दिस वाज योर पॉइंट नंबर 7, कैरेक्टर 7। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का 7th कैरेक्टर है
अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का 8th एंड लास्ट कैरेक्टर देखेंगे कि क्या होता है। विद्युत बल रेखाओं की 8th प्रॉपर्टी। 8th प्रॉपर्टी में भी काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और मैं आपको बता दूं 8th प्रॉपर्टी जो होगी इससे दो समान आवेशों के बीच लगने वाले प्रतिकर्षण बल की व्याख्या हो जाएगी। दो समान आवेशों के बीच लगने वाले प्रतिकर्षण बल की व्याख्या हो जाएगी। कैसे दो समान आवेशों के बीच लगने वाले प्रतिकर्षण बल की व्याख्या हो जाएगी? तो मैं आपको बता दूं कि दो बल रेखाएं, जैसे दो बल रेखाएं खिंचे बराबर के समान व्यवहार करती हैं विद्युत बल रेखाएं, उसी तरह जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे पर पार्श्विक बल भी आरोपित करती हैं, एक दूसरे पर लंबवत बल लगाती हैं। कैसे लंबवत बल लगाती हैं आप देखने की कोशिश करें। जैसे एक प्लस चार्ज मैंने यहां रखा और एक प्लस चार्ज मैंने यहां रखा, तो इनकी फील्ड लाइन कैसी होंगी आप सब जानते हैं, इनके सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर। ये फील्ड लाइन है, ये एक फील्ड लाइन है सरफेस पर परपेंडिकुलर। ये भी एक फील्ड लाइन हो सकती है, ये भी एक फील्ड लाइन हो सकती है, इधर भी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे जैसे आप बना लें। इधर भी एक फील्ड लाइन हो सकती है, इसकी भी फील्ड लाइन ऐसे हो सकती है, एक फील्ड लाइन ऐसे हो सकती है, फील्ड लाइन ऐसे भी हो सकती है, फील्ड लाइन ऐसे भी हो सकती है और फील्ड लाइन ऐसे भी हो सकती है। लेकिन अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? अभी बेटा आपने फील्ड लाइन की ही प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि टू फील्ड लाइंस विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी, लेकिन यहाँ तो दो विद्युत बल रेखाएं हमको काटती हुई नजर आ रही हैं। हाँ, तो काटेंगी नहीं, ये हमारा पक्का रूल है, पक्का नियम है। तो यहाँ पर कैसा? तो यहाँ पर विद्युत बल रेखाएं ऐसी नहीं होंगी, उनकी शेप देखिए कैसी होगी, क्योंकि उनको यहाँ काटना पड़ रहा है, लेकिन रूल है कि वो एक दूसरे को काटेंगे नहीं। तो इस जगह पर विद्युत बल रेखाओं की शेप कैसी हो जाएगी आप ध्यान से देखिए। इस स्थान पर विद्युत बल रेखाओं की जो शेप होगी, ये विद्युत बल रेखा ऐसी हो जाएगी, ऐसे जाते जाते ये विद्युत बल रेखा ऐसी हो जाएगी और ये जाते जाते विद्युत बल रेखा ऐसी हो जाएगी। सेम इस जगह पर भी विद्युत बल रेखा ये ऐसी यहां पर हो जाएगी और ये विद्युत बल रेखा इस तरीके का शेप ले लेगी। क्यों? क्योंकि रूल है हमारा दैट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती हैं, तो इस तरह से वो फोर्स लाइंस हो जाएंगी। लेकिन आप सोचिए कि दो फील्ड लाइंस अगर ऐसे हो और इनको काटना नहीं है, तो एक को मैंने ऐसे कर दिया फोर्स लगाकर और एक को मैंने ऐसे कर दिया फोर्स लगाकर, तो ये दोनों ऐसे सीधे खड़ी हैं बिल्कुल। लेकिन क्या ये ऐसे ही रहना चाहती हैं? आंसर है नहीं। ये लाइन ऐसे होना चाहती है और ये लाइन ऐसे होना चाहती है, तो दोनों लाइंस ऐसे आना चाहती हैं, तभी वो रिलैक्स रहेंगी। लेकिन फिर भी वो ऐसे क्यों हो जाती हैं? क्योंकि उनका काटना मना है। और इस सिचुएशन पे ये वाली फील्ड लाइन इस फील्ड लाइन पर ऐसा फोर्स लगाती है और ये वाली फील्ड लाइन इस फील्ड लाइन पर ऐसा फोर्स लगाती है, तो दोनों फील्ड लाइन एक दूसरे को फोर्स लगाकर ऐसा सीधा रखने की कोशिश करती है। ये फील्ड लाइन इस पर ऐसा फोर्स लगाती है, ये फील्ड लाइन इस पर ऐसा फोर्स लगाती है और एक दूसरे को ऐसा दूर रखने की कोशिश करती है। यहां पर भी ये वाली फील्ड लाइन इसको ऐसा फोर्स लगाती है और ये वाली फील्ड लाइन इसको ऐसा फोर्स लगाती है। लैटरल फोर्स, इस प्रकार के फोर्स को हम बोलते हैं लैटरल फोर्स, पार्श्विक बल। ये पार्श्विक बल लगाती हैं, लेकिन क्या ये इनकी नेचुरल शेप है? तो आंसर है इनकी नेचुरल शेप नहीं है। अब थोड़ा ध्यान से सभी लोग देखेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, ये इसकी फील्ड लाइंस हैं। ये दोनों ऐसे रहती हैं तो रिलैक्स रहती हैं, आराम में रहती हैं, लेकिन क्योंकि उनका काटना मना है, तो ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाकर ऐसा कर देती हैं, इनको ऐसे कर देती हैं। लेकिन ये क्या हमेशा ऐसा तनाव में रहना चाहेगी?
या ये हमेशा ऐसा तनाव में रहना चाहेगी। तो दोनों फील्ड लाइंस में से कोई भी फील्ड लाइन ऐसा तनाव में हमेशा नहीं रहना चाहती। ये ऐसा सीधा होना चाहती है और ये भी ऐसा सीधा होना चाहती है। तो ये लाइन इसको बोलती है कि तुम थोड़ा पीछे हो जाओ, मुझे सीधा होना है, और ये लाइन इसको बोलती है कि तुम भी थोड़ा पीछे हो जाओ क्योंकि मुझे भी सीधा होना है। तो होता क्या है एक्चुअल में, हम क्या देखते हैं कि ये चार्ज, ये वाला पॉजिटिव चार्ज और ये वाला पॉजिटिव चार्ज दोनों थोड़े थोड़े ऐसे हो जाते हैं। ये ऐसे हो जाता है तो ये लाइन सीधी हो जाती है, और ये ऐसे हो जाता है तो ये लाइन सीधी हो जाती है। अब बताइए आपको दिखता कौन है? क्या आपको ये फील्ड लाइन दिखती है? आंसर नो। क्या आपको ये चार्ज दिखता है? आंसर इज यस। तो हम क्या देखते हैं, फोर्स किसके बीच लगा? फील्ड लाइंस के बीच में। और दूर कौन होते हुए दिखा? चार्जेस। तो हम क्या बोलते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज ये, एक पॉजिटिव चार्ज ये, और दोनों एक दूसरे से ऐसा दूर जाने लगे। हमको क्योंकि लाइंस नहीं दिखी, हमको सिर्फ चार्जेस दूर जाते दिखे, सेम चार्जेस थे दूर जाते हुए दिखे, तो हम क्या बोलते हैं कि ये सेम चार्ज एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इस तरह से फील्ड लाइन से प्रतिकर्षण की भी व्याख्या हो जाती है। बड़ा सिंपल है कि दो फील्ड लाइंस ऐसा काट नहीं सकती, इसलिए वो एक दूसरे पर लंबवत बल लगाती हैं, 90 डिग्री एंगल पर फोर्स लगाती हैं। बिल्कुल फील्ड लाइंस के साथ में 90 डिग्री का एंगल बना के लैटरल फोर्स अप्लाई करती हैं, जिसकी वजह से हम क्या देखते हैं कि ये चार्ज इधर चला जा गया और ये थोड़ा इधर चला गया और फील्ड लाइंस आराम से रिलैक्स हो गई फिर से। लेकिन क्योंकि हमको लाइंस नहीं दिखे, हमें चार्ज दूर जाते दिखे, तो हमारे मन में क्या आया कि ये चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। लेकिन किसकी वजह से हुआ? क्योंकि वो एक दूसरे पर लैटरल फोर्स लगाती हैं। और इस तरह से हम दो बल रेखाओं के बीच में प्रतिकर्षण की भी व्याख्या कर सकते हैं। तो अब हम पॉइंट 8 नोट कर सकते हैं कि दो विद्युत बल रेखाएं, दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे पर, दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे पर पार्श्विक बल, लैटेरल फोर्स, एक दूसरे पर पार्श्विक बल, लैटेरल फोर्स। पार्श्विक बल क्या होता है? वैद्युत बल रेखाओं के लंबवत बल। विद्युत बल रेखाओं के लंबवत बल। तो दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे पर पार्श्विक बल, मतलब विद्युत बल रेखाओं के लंबवत बल आरोपित करती हैं, आरोपित करती हैं, जिससे दो समान आवेशों के बीच, जिससे दो समान आवेशों के बीच, जिससे दो समान आवेशों के बीच लगने वाले प्रतिकर्षण की व्याख्या हो जाती है। दो समान आवेशों के बीच लगने वाले प्रतिकर्षण बल की भी व्याख्या हो जाती है, व्याख्या हो जाती है। और इस तरह से फिर से मैं पढ़ दूं कि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे पर पार्श्विक बल, लैटरल फोर्स मींस विद्युत बल रेखाओं के लंबवत आरोपित करती हैं, जिससे दो समान आवेशों के बीच, समान आवेशों के बीच लगने वाले प्रतिकर्षण बल की भी व्याख्या हो जाती है। तो ये हमारा फील्ड लाइन के कनेक्टर का 8th नंबर पॉइंट है। और यहां से आप समझ सकते हैं एक बड़ी छोटी सी चीज मैं और आपको बता दूं कि अगर दो सेम चार्जेस हैं तो उनके बीच यहां पर कोई भी फील्ड लाइन आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि प्रतिकर्षण की वजह से वहां पर कोई लाइन नहीं मिलती, सब एक दूसरे से दूर भागती है। यहां पर कोई फील्ड लाइन नहीं मिलती, तो बेटा अगर यहां पर के बीच में कोई फील्ड लाइन नहीं मिलती, इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसी होती है? 0। तो अगर कभी भी कोई भी पूछे कि मुझे एक ऐसे पॉइंट के बारे में बताइए जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है, तो आप कौन सा पॉइंट बताना पसंद करेंगे? आप दो सेम चार्जेस के बीच का पॉइंट,
दो सेम चार्जेस के बीच में जो जगह होती है वहां पर पॉइंट होता है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। अब अगर यहाँ पर कोई टेस्ट चार्ज आप रखेंगे तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, तो बेटा टेस्ट चार्ज पर लगने वाले फोर्स की वैल्यू होती है Q नॉट इंटू ई। अब अगर ई का मान ही जीरो है तो उस पर लगने वाला फोर्स कितना होगा, शून्य। तो दो समान आवेशों के बीच के स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, और अगर उस स्थान पर कोई परीक्षण आवेश में रख भी दूं तो उस पर लगने वाला बल भी शून्य होता है। तो कोई अगर पूछता है कि वो बिंदु बताइए जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य है, तो इस वाले पॉइंट को आप बताइए, समान आवेशों के बीच वाले बिंदु को। तो ये बेटा आपके विद्युत बल रेखाओं के जो गुण थे 8 पॉइंट्स में मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आप अच्छे से बार बार इन पॉइंट को रिवाइज करें, तैयार करें, ताकि कहीं भी आपके कोई कमी न रह जाए इसको समझने में। अब जब नेक्स्ट टाइम हम लोग मिलेंगे तो पढ़ाई करेंगे कि डिफरेंट टाइप का जो चार्ज होता है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का शेप कैसा होता है। तो आज के लिए हम इतना ही लेक्चर रखेंगे, बाकी की चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर पर करेंगे। थैंक यू।